हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हाया बदाना, जो कि गिरीश कर्नाड का बहुत ही फेमस प्ले है, उसकी डिटेल में समरी कवर करूँगी। ये उसका पार्ट 1 है। इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगी। पार्ट 1 में मैं एक्ट 1 को डिस्कस करूँगी और पार्ट 2 में एक्ट 2 को डिटेल में डिस्कस करूँगी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाया बदाना बाय गिरीश कर्नाड। तो सबसे पहले हर बार की तरह मैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है भगवत, द मेन नरेटर ऑफ द प्ले। तो भगवत इस प्ले का मेन नरेटर है। सेकेंड कैरेक्टर है देवदत्त, वन ऑफ द 2 फ्रेंड्स, अ मैन ऑफ नॉलेज। इस प्ले में 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है। उसमें जो पहला व्यक्ति है देवदत्त, वो बहुत ही ज्ञानी पर्सन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कपिला, देवदत्त फ्रेंड्स, अ मैन विद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। और जो दूसरा कैरेक्टर है कपिल, वो देवदत्त का फ्रेंड है और वो फिजिकली रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है पद्मिनी, अ ब्यूटीफुल वीमेन, लव इंटरेस्ट ऑफ 2 फ्रेंड्स। यहाँ पर जो पद्मी का जो कैरेक्टर है उसे बहुत ही सुंदर वीमेन के रूप में पोर्ट्रे किया गया है और दोनों फ्रेंड्स उसे पसंद करते हैं। और जो लास्ट कैरेक्टर है हायावदाना, अ स्ट्रेंज क्रिएचर विद द हेड ऑफ हॉर्स एंड बॉडी ऑफ अ मैन। इसमें जो हायावदाना है उसका जो सर है वो हॉर्स का बना हुआ है और उसकी जो बॉडी है वो मानव की है। तो ये थे यहाँ पर कुछ मेजर कैरेक्टर जिसको मैंने स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आइए देख लेते हैं इसमें और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1971। ये 1971 में पब्लिश हुआ था। हायावदाना इज 2 एक्ट प्ले, ये 2 एक्ट का प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज बेस्ड ऑन थीम ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसपोज्ड हेड्स ऑफ 1914 नोवेला बाय थॉमस मैन, विच इज ओरिजिनली फाउंड इन द 11th century संस्कृत टेक्स्ट कथा सरिस सागर। तो जो इसकी थीम है वो थॉमस मैन का एक नोवेला है जो कि 1940 में लिखा गया था, द ट्रांसपोज्ड हेड्स। उससे इसकी थीम को एडॉप्ट किया गया है और थॉमस मैन ने अपने नोवेला को जो 11th century का संस्कृत टेक्स्ट था कथा सरिस सागर, उससे इसको एडॉप्ट किया था। तो यानी जो हायावदाना है वो थॉमस मैन के नोवेला ट्रांसपोर्ट से उसको लिया गया है और जो थॉमस मैन का नोवेला है द ट्रांसपोज्ड, वो कथा सरिस सागर से लिया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्ले इज सेट इन धर्मपुर, इंडिया। ये जो प्ले की सेटिंग है वो धर्मपुर की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो पर्सनिफिकेशन, पैराडॉक्स और एल्यूजन का यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ जर्मन वर्जन ऑफ द प्ले वॉज डायरेक्टेड बाय विजय मेहता एज ए पार्ट ऑफ रिपर्टरी ऑफ द ड्यूचेस नेशनल थिएटर वीमर। तो ये जर्मन वर्जन, प्ले का जो जर्मन वर्जन है वो विजय मेहता के द्वारा डायरेक्टेड किया गया है और ये डीचेस नेशनल थिएटर वीमर का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्ले ओपन्स विद प्रेयर रिचुअल परफॉर्म्ड बाय द हिंदूज टू गॉड गणेशा हु हैज द हेड ऑफ एलिफेंट एंड बॉडी ऑफ बॉय। तो इस प्ले की जो ओपनिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि इसमें जो स्पीकर है, नरेटर है, वो गॉड गणेशा की प्रेयर कर रहे हैं
बाय रिचुअल परफॉर्म के द्वारा। और जो गॉड गणेशा को यहाँ पर सिम्बलाइज किया गया है, यानी उनको यहाँ पर दिखाया गया है द हेड ऑफ द एलिफेंट, यानी उनका जो हेड है वो एलिफेंट का है और जो उनकी बॉडी है वो बॉय की है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हयावदाना की समरी। एक्ट 1 की स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है। नाटक की शुरुआत में भगवत नाम का एक पात्र मंच पर आता है जो कि इस नाटक का कथावाचक भी है। वह गणेश पूजा के माध्यम से इस नाटक के सफल मंचन की कामना करता है। भगवत दर्शकों को नाटक के स्थान धर्मपुर और वहां के राजा धर्मशील से अवगत करवाता है। दर्शकों के सामने कुछ सवाल खड़े करता है मनुष्य और ईश्वर की अपूर्णता के बारे में, मनुष्य के सर्वगुण संपूर्ण होने के बारे में। अपने संबोधन के दौरान वह 2 नायकों का परिचय देता है जो कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। उसमें जो पहला मित्र है देवदत्त, जो कि एक तेज दिमाग और बुद्धि का व्यक्ति है, जिसने अपने ज्ञान से राज्य के कवियों और पंडितों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो फ्रेंड्स इसमें दूसरा कैरेक्टर है कपिल का, जो कि शारीरिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली है। देवदत्त एक ब्राह्मण का पुत्र है और कपिल एक लोहार का पुत्र है। देवदत्त में शारीरिक बल की कमी है तो कपिल में ज्ञान की कमी है। लेखक के अनुसार देवदत्त का सिर और कपिल का जो बॉडी है मिलकर एक संपूर्ण पुरुष की कल्पना की जा सकती है। देवदत्त और कपिल की तुलना इस प्ले में गिरीश कर्नाड ने राम लक्ष्मण, लव कुश तथा कृष्ण बलराम की जोड़ी से करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है कि एक एक्टर होता है, वो चीखते हुए दौड़कर भगवत की तरफ आता है और उसे बताता है कि उसने एक अजीब प्राणी को देखा है जो इंसान की तरह बातें करता है, लेकिन उसका सिर घोड़े का है और जो उसका शरीर है वो इंसान का है। भगवत उसे नाटक के लिए तैयार होने को कहता है। जो अब एक्टर होता है वो मंच से चला जाता है, परंतु कुछ देर में वो मंच पर पुनः चीखते हुए वापस आता है और उसके पीछे वो अजीब प्राणी भी आता है। एक बार तो भगवत को लगता है कि शायद किसी ने घोड़े का नकाब पहना हुआ है, तो वो इसे हटाने की फ्रेंड्स कोशिश भी करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसका सिर असली है और वो सच में आधा घोड़ा और आधा इंसान है। इसके बाद फ्रेंड्स वो जो प्राणी होता है वो अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन देता है और भगवत को बताता है कि उसका नाम हयावदाना है। इसके बाद हयावदाना अपने जन्म की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक बार कर्नाटक की राजकुमारी को अपने लिए वर चुनना होता है और उसे देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। उसे एक अरबी राजकुमार के घोड़े से प्यार हो जाता है और वह घोड़े से विवाह करने के लिए जिद करती है और उसका विवाह कर दिया जाता है। यानी वो जो राजकुमारी थी वो घोड़े से विवाह कर लेती है। वही घोड़ा 15 साल बाद आकाशीय प्राणी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन अब वो राजकुमारी उसे स्वीकार नहीं करती। वह आदमी राजकुमारी को घोड़ी बनने का श्राप दे देता है। यानी जो घोड़ा होता है वो 15 साल बाद आदमी बन जाता है और जो राजकुमारी होती है अब उसको अपनाने से इनकार कर देती है। तो वो जो आदमी होता है वो राजकुमारी को श्राप देता है और वो एक घोड़ी के रूप में बदल जाती है। वह घोड़ी हयावदाना को जन्म देती है जो कि आधा आदमी है और आधा घोड़ा है। इसके बाद फ्रेंड्स हयावदाना भगवत को ये सब बातें बताता है और उसे उपाय पूछता है इस मुक्ति से प्राप्त होने का। भगवत उसे चित्रकूट के माता काली के मंदिर में जाने के लिए कहता है और अभिनेता को उसके साथ जाने के लिए भी कहता है। यानी जो उस एक्टर जिसने बताया था कि उसने एक ऐसे प्राणी को देखा है, उसको भी भगवत कहता है कि तुम इसके साथ अब जाओ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड, इसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। मंच पर देवदत्त और कपिल आते हैं। देवदत्त एक पद्मिनी नाम की
स्त्री से विवाह करना चाहता है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वह इस बारे में अपने दोस्त कपिल को बताता है। देवदत्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर मन ही मन अपना सिर देवी काली को और बाहें रुद्र को निछावर करने की भी सोचता है। कपिल पद्मिनी के पास जाकर देवदत्त से विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जब कपिल उसको पहली बार देखता है तो वो भी उसको पसंद करने लगता है। देवदत्त और पद्मिनी का विवाह हो जाता है। समय बीतने पर देवदत्त को ये महसूस होने लगता है कि कपिल और पद्मिनी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कुछ समय बाद पद्मिनी गर्भवती होती है। देवदत्त जानबूझकर तीनों के उज्जैन जाने के कार्यक्रम को टालने का प्रयास करता है। वो कपिल से कहता है कि पद्मिनी बीमार है, लेकिन पद्मिनी उसकी इच्छाओं के विपरीत कपिल के सामने यात्रा पर जाने की सहमति दे देती है और तीनों इस प्रकार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, पद्मिनी बार बार देवदत्त के सामने कपिल की प्रशंसा करती है। कपिल पद्मिनी के लिए फूल तोड़कर लाता है। कपिल और पद्मिनी दोनों रुद्र मंदिर में जाते हैं, जबकि देवदत्त उनके साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद पद्मिनी और कपिल थोड़ा सा टाइम व्यतीत करते हैं। ये देखकर देवदत्त को ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन वो इसके लिए पद्मिनी को बिल्कुल भी दोष नहीं देता, क्योंकि कपिल का शारीरिक बल और सौंदर्य इतना अच्छा है कि कोई भी स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। देवदत्त देवी काली के मंदिर में चला जाता है। उसे अपना प्रण याद आ जाता है। वह पद्मिनी और कपिल की सदा खुश होने की कामना करते हुए तलवार से अपना सिर काटकर देवी काली के चरणों में चढ़ा देता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इतने में कपिल और पद्मिनी मंदिर से बाहर आते हैं। देवदत्त को ना देखकर कपिल काफी चिंतित हो जाता है और पद्मिनी को वहीं छोड़कर देवदत्त की तलाश में निकल जाता है। पद्मिनी को इस बात की हैरानी होती है कि कपिल को उसकी बजाय देवदत्त की चिंता ज्यादा है। कपिल को देवी काली के मंदिर में देवदत्त का सिर और धड़ मिलता है। कपिल इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है। वह देवदत्त को अपना मित्र, भाई, गुरु और सब कुछ मानता है। उसी तलवार से कपिल खुद का सिर धड़ से अलग कर लेता है। कुछ देर बाद पद्मिनी भी वहां पहुंचती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि दोनों की मौत कैसे हुई। वो स्वयं एक ऐसी स्त्री के रूप में देखती है जिसकी वजह से दोनों मित्रों के बीच आपसी द्वंद्व हुआ और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। वो भी आत्महत्या करने का प्रयास करने लगती है, लेकिन तभी देवी काली प्रकट होती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। काली उसे दोनों के सिर उनके धड़ के साथ रखकर जोड़ने के लिए कहती है ताकि वो पुनः जीवित कर सके। काली दोनों की प्रशंसा भी करती हैं। जैसे ही पद्मिनी उनके सिर और धड़ को जोड़ती है, काली गायब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब पद्मिनी को कुछ होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जल्दबाजी में उसने देवदत्त और कपिल के सिरों को एक दूसरे के धड़ के साथ जोड़ दिया था। फ्रेंड्स, इसके बाद जब कपिल और देवदत्त को होश आता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि अब उन दोनों की तरफ से पद्मिनी पर अपना हक जताया जाता है। देवदत्त, जिसके साथ कपिल का धड़ है, वो कहता है कि मस्तिष्क पूरे शरीर का स्वामी है, अतः पद्मिनी उसी की होनी चाहिए। लेकिन कपिल, जिसके साथ देवदत्त का धड़ जुड़ा हुआ है, वो कहता है उसके शरीर के साथ पद्मिनी रही है, अतः पद्मिनी पर उसी का हक है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो कथावाचक होता है भगवंत, वो मंच पर आता है और वो दर्शकों से सवाल करता है कि अभी समस्या का क्या हल हो सकता है, पद्मिनी पर किसका अधिकार होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्ट फर्स्ट समाप्त होता है। एक्ट सेकेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।